नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। क्या सर्जरी की शुरुआत हो गई है या सिर्फ मीटिंग मीटिंग खेलने की जा रही है कांग्रेस? एक इमरजेंसी मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई। उस मीटिंग में बुलाया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल हैं, उस मीटिंग में अशोक गहलोत हैं, उस मीटिंग में अजय माकन हैं, उस मीटिंग में प्रताप सिंह बाजवा हैं। उस मीटिंग में दीपक बावरिया को भी बुलाया गया है। दीपक बावरिया की सेहत मीटिंग में आने लायक हुई है या नहीं हुई है, इस पर भी विचार करना, क्योंकि दीपक बावरिया जिनके हाथ में कमान सौंपी गई थी, टिकट बंटवारे के बाद एक हफ्ते हॉस्पिटल में थे और नतीजे आने के बाद उन्होंने अपनी टीम के लोगों से कहा कि अब तो मुझे 1 महीने के रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है और जो कुछ हुआ है वो मशीनों की वजह से हुआ। इस बीच हरियाणा कांग्रेस में भूचाल है। असंध से हारने वाले शमशेर गोगी ने यहां तक कह दिया कि ये कांग्रेस नहीं हारी है, हुड्डा कांग्रेस हारी है। इस मीटिंग में गौर करने वाली बात एक ये भी है कि शैलजा को और सुरजेवाला को, दोनों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन जिनको बुलाया गया है, क्या उनको भी, उनके साथ भी मशीनों की चर्चा करके इतिश्री हो जाएगा? समझने वाली बात इसलिए महत्वपूर्ण है, आज रतन टाटा नहीं रहे और 2 लाइनें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस मीटिंग में बैठने से पहले या मीटिंग से उठने से पहले कांग्रेस के नेता खड़गे, राहुल गांधी या बाकी नेता वो 2 लाइनें समझ पाएंगे तो हो सकता है कांग्रेस का पुनरुद्धार हो जाए। रतन टाटा ने कहा था कि अगर बहुत तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना चाहते हो तो साथ साथ चलो। कांग्रेसी ये कभी नहीं समझ सकते। न हुड्डा शैलजा के साथ तैयार है चलने के लिए, न सुरजेवाला हुड्डा के साथ चलने के लिए तैयार, न शैलजा और सुरजेवाला हुड्डा के साथ चलने के लिए तैयार, न हुड्डा सुरजेवाला और शैलजा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस चर्चा में भाव को जोड़िए। और सवाल, जब हुड्डा, सुरजेवाला और शैलजा 2 मीटिंग में नहीं है, लेकिन हुड्डा है मीटिंग में, उदयभान है मीटिंग में, क्या ये सवाल सबसे बड़ा सवाल, और आज इस सवाल की जिम्मेदारी तय करते हुए, जवाबदेही तय करते हुए, क्या कुछ लोगों को वहां से बोरिया बिस्तर पैक करके नहीं निकलवाना चाहिए मीटिंग से? और वो 3 नाम बड़ी जिम्मेदारी से 3 नाम है, केसी वेणुगोपाल, उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन तीनों को वहां से मीटिंग खत्म होने के बाद बोरिया बिस्तर पैक करके, वजह क्या है, आपके सामने जो लड़ाई लड़ने वाला था वो पन्ना और बूथ प्रमुख तक, डायरी प्रमुख तक, किताब प्रमुख तक बैठा हुआ था। 22 के 22 जिलों में संगठन नहीं था। चुनाव के दरमियान हमने नहीं कहा, इसके लिए मैं माफी मांग लेता हूं। कांग्रेस के इन कुकर्मों पर हमने सवाल नहीं उठाए, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मैं जिम्मेदार हूं। ये लगा कि भाजपा एक दमनकारी सरकार को हटाने, जनता एक दमनकारी सरकार को हटाने का मन बना चुकी है, तो उसमें हम विघ्न और बाधा न बने, बस। लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं। सवाल नहीं किए कि भाजपा से लड़ाई में भाऊ 22 जिले, एक भी जिला अध्यक्ष नहीं, एक भी संगठन नहीं, संगठन ही नहीं है जिलों में, और मुकाबला किससे कर रहे हो? जो ग्रास रूट लेवल तक डाटा एनालिसिस, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट कर रहा है, उसके साथ मुकाबला, जिसके पास कोई जिला अध्यक्ष नहीं। फिर प्रदेश अध्यक्ष का क्या काम था उदय भान का? फिर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल किस काम के थे? एक सीट बल्लभगढ़ का टिकट तय करने के लिए बैठे थे महासचिव, संगठन महासचिव बनकर के। ये मीटिंग जो बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग, इस मीटिंग का अंत क्या होगा, आज समझने की कोशिश ये करेंगे भाव। और यही सवाल है, क्या अंत बस बैठ करके चाय पानी पिएंगे और चले जाएंगे, या कांग्रेस में लगता है कि इतना साहस आ पाएगा कि इनको वहां से गेट आउट करेगा? देखिए आशीष जी, एक लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद जिन राज्यों में सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का, उन राज्यों के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी।
उस कमेटी हाँ। ने उन राज्यों का दौरा किया, वर्कर से बात की, कर्मचारियों से बात की, सभी लोगों से बात कर एक आकलन भरी रिपोर्ट सबमिट की एआईसीसी में। वो रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट धूल खा रही है। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बदनाम हो गया हूं रिसेंटली हरियाणा के चुनाव के नतीजे आने के बाद। जिस प्रखरता से मैंने बोला है और लोगों के नाम लेके नग्न सत्य लोगों के सामने लाया है, उसमें कांग्रेस के आम वर्कर तो बहुत खुश है। यहां तक कि एआईसीसी के कर्मचारियों ने फोन करके कहा कि आपने बहुत बड़ी बात उठाई है और किसी ना किसी को उठानी चाहिए। और यहां तक कि अब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल भी मेरे दिए हुए इंटरव्यू को कोट कर करके ट्वीट कर रहा है। अभी तक तो हम को वो राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही मान रहे थे, अब उनके लिए भी हम शायद सूट होने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस को सवाल उठाते से ही वो होते हैं। हमें तो कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है, ना बीजेपी से लेना देना है। हाँ, मैं अभी भी कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और आईटी सेल कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहे कि भाजपा की सरकार आई है, लोगों ने विश्वास जताया है, लोगों ने जाति धर्म में बांटने वालों को रिजेक्ट किया है, यह प्रधानमंत्री जी की ये भाषण की शैली है और वो बोलते रहते हैं। उनके बोलने का कोई मतलब नहीं रहा। जिस सरकार के सारे मंत्री हार जाए, 2 मंत्री जीत जाए, वो भी कांग्रेस के भरोसे, उस सरकार को आप कहते हो कि ये सरकार को लोगों ने रिपीट किया है? सरकार ने लोगों ने जूते मार के सरकार को भगाया है। ये तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जहां आंकड़ों का खेल होता है। लोगों ने बताया कि हमको ये लोग नहीं चाहिए, धन्यवाद आपको। जब 11 मंत्री हारे तो वो मुख्यमंत्री रिपीट होकर क्या करेगा? बीजेपी को भी सोचना चाहिए। सिर्फ 11 मंत्री और पूरा मुख्यमंत्री, पूरा 1-2 मंत्री जो आए हैं जीत के, वो भी कांग्रेस के भरोसे आए हैं। हम पूरे आंकड़े दे सकते हैं आपको। तो जहां मंत्रिमंडल खारिज किया हो, वह लोग क्यों चुनाव जीते हैं? क्योंकि चुनाव जीतने में 1 to 1 मार्किंग हुआ। बीजेपी ने अपनी लाइन बड़ी नहीं की। यदि कांग्रेस को रिजेक्ट किया होता तो 11% का वोट जनता नहीं देती कांग्रेस को। 11% कांग्रेस का वोट बड़ा है, बहुत मायने रखता है। बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल तटातटी में, दोनों का वोट परसेंटेज एक है। आप हरियाणा की जनता की तौहीन नहीं कर सकते ये बोल के कि उन्होंने विपक्ष को नकारा है। उन्होंने बराबर का चांस दिया। ये विपक्ष नकारा था जो भली हुई थाली खा नहीं पाया। हम जनता के आक्रोश के साथ हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बहुत अच्छा करेगी, ये कोई आशा नहीं थी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तो कोई बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे कोई पराक्रम कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं। कर्नाटक में सरकार है तो कोई बहुत बड़ी बात कर नहीं रहे। कर्नाटक में उनके भी मुख्यमंत्री अभी भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरे में और एफआईआर दर्ज हुई। सवाल है, हरियाणा की जनता के आक्रोश को हमने शब्द दिए, उस जनता के आक्रोश को हमने रेखांकित किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, उन पीड़ा को रेखांकित करने का प्रयास किया। लेकिन क्या किया? यहां पे भी सिलेक्टिव है, मैं बता रहा हूं आपको। हुड्डा को बुलाया, शैलजा को क्यों नहीं? हाँ, रणदीप सुरजेवाला तो ठीक है, उसको एक टिकट पे बेटे को मिली थी और बेटे को चुनाव जितवाने में लग गए थे। वो बस अपने आप को मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे। अब क्या करे, सपना देखना है, वो दिल्ली के भरोसे सपना देखते हैं। शैलजा को क्यों नहीं? चित्रा का टिकट किसने काटा कैंट में से? 2019 और 2024 में वीज साहब को किसने जितवाने का प्रयास किया? को भवन में बैठ के बीजेपी के लिए खुले बैटिंग करने का चांस किसने दिया? क्या जवाबदेही नहीं बनती है हरियाणा के बड़े नेता की, जो मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश करती है? क्या उसका दायित्व नहीं था राज्य के लिए कि अपने स्वार्थ के आगे पार्टी और हरियाणा प्रदेश का भी अहित करने का सोचा उन्होंने? मैं यहां से राजनीति चलती है घिनौनी कि सिर्फ हुड्डा को टारगेट बनाया जाएगा, शैलजा को बचा लिया जाएगा। बावरिया सबसे बड़े कल्प्रिट बावरिया है। बीमार क्यों है? अपच हुआ क्या?
जो चुनाव के दौरान जो खाया है टिकट बेच के, अपच हुआ क्या? चर्चा है टिकट बेचने की बहुत। बावरिया का ऐसा क्या रिकॉर्ड रहा मुझे बताइए कांग्रेस में, आशिष, कि हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य में उनको ले आए? कितने चुनाव बावरिया ने जीते अभी तक? जहां जहां ऐसे प्रभारी रहे लोगों सब जगह बंटाधार किया। लोकसभा में दिल्ली के प्रभारी थे, लोकसभा में दिल्ली के प्रभारी 7 सीट, जहां पर इस बार उम्मीद थी कि इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं। मुझे ये बहुत समझ में चमत्कारिक नहीं प्रदर्शन आता, हुआ। इतनी बड़ी कांग्रेस है, 180 साल का इतिहास है, पूरे प्रदेश में है। मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूं, राहुल गांधी कहते हैं। आपके मोहब्बत की दुकान में कोई सामान नहीं है क्या? गिने चुने वही बावरिया, वही चेहरे घूमते हैं सब दूर, और इस मीटिंग में क्या होगा? मीटिंग में सब अपना अपना जवाब देंगे, सब मशीन पे ढोल देंगे। मशीनें, मैं मानता हूं कि चलो मशीनें खराब है, मशीनें की कंप्लेंट 8 जगह से थी, हम 10 देते, 90 में से 10 सीटें बीजेपी को मशीनों ने दी, बाकी 80 सीटों पे क्या हुआ? वो 17 सीटों पे बात होगी क्या? सिर्फ मशीनों पे बात होगी क्या? उन 17 सीटों पे बात होगी जहां कांग्रेस के जीता हुआ उम्मीदवार का टिकट कटवा के इन लोगों ने अपने लोग घुसेड़े हैं, और उनके लोग डिपॉजिट तक जब्त हो गए और इतने बुरी तरह से चुनाव हारे हैं, उस पे बात होगी क्या? सवाल इस पूरे हरियाणा के चुनाव की जो जड़ है वो 17 सीटें हैं, जहां कांग्रेस के जीता हुआ उम्मीदवार, जमीन से जुड़े उम्मीदवार, जिन्होंने अपना पूरा 5 साल पार्टी को दिया, जो पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनको घर बिठा के ऊपर से जो उम्मीदवार लादे गए 17 जगह पे, वो 17 उम्मीदवार यदि ओरिजिनल को टिकट देते तो कांग्रेस आज 52 पार थी। किसका आकलन गलत था? जनता का आकलन गलत नहीं था। जनता आपके साथ है, इसलिए आप जनता को घोड़े गधे मत परोसो। जनता भी जानती है कि कौन नेता है, जनता भी जानती है कि कौन उनके लिए लड़ सकता है। 17 सीटें आने के बाद कांग्रेस सरकार बनती है, और यही तो सबका आकलन था। कांग्रेस सरकार बना रही है, 50 प्लस आएगी, अब आगे 60 भी जा सकती है, और यदि जाट और दलित हो गया तो पूरा पोलराइजेशन हो जाता है। उन 17 सीटों पे विश्लेषण होना चाहिए। जो सीटें जीती अपने जगह पे, जो 17 जो सीटें हैं जहां विद्रोही खड़े थे, उनका टिकट किसने काटा? वही जड़ है इसकी। उनके कहां बीजेपी में संबंध है, यही जड़ है उनकी। रही संगठन की बात, संगठन तो अशोक तंवर के समय से जिला अध्यक्ष नहीं बने। हाँ 12 साल हो गए आज। जिस प्रदेश में जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, मैंने कहा ना, एक कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि हम ही बोलते हैं, कांग्रेस में भी बोलने वाले लोग हैं। कांग्रेस में एक स्पोक्स पर्सन है, उनका प्रवक्ता है, जिन्हें कमलनाथ का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था, उनको हरियाणा का इंचार्ज बना दिया गया, मीडिया इंचार्ज। वो हरियाणा गए, मैंने फोन किया, मतलब क्या लगता है? बोला मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। बोले यहाँ ऑफिस में ताला है, ऑफिस में लोग नहीं है, यहाँ स्पोक्स पर्सन कौन है पता नहीं है, यहाँ तो कुछ भी संगठन के नाम से जीरो है। अशोक जी, क्या कर रही थी हुडा इतनी दिन? शैलजा एक एक टिकट के लिए मर रही थी। शैलजा जी ने क्यों नहीं संगठन, शैलजा भी तो अध्यक्ष रह चुकी है पार्टी की, क्यों नहीं जिलावार अध्यक्ष बनाए? केसी वेणुगोपाल क्या करते रहे? संगठन मंत्री है, हरियाणा तो बिल्कुल पास में है, हरियाणा के चुनाव में टिकट बंटवाने में बहुत आगे आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ है। लेकिन कभी हरियाणा के बारे में आपने ये सोचा कि अभी तक अध्यक्ष क्यों नहीं वहां पे? क्या हरियाणा के कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने बात की थी? और राहुल गांधी जी ने यदि बात की होती तो क्या वो लोग बोलते नहीं कि हमारे अध्यक्ष भी नहीं, राहुल जी कुछ करिए? मैंने पहले भी कहा,
राहुल गांधी गरीब के घर जाते हैं, राहुल गांधी लोको शेड वाले के पास जाते हैं, राहुल गांधी खेतों में काम करने वाली महिलाओं से मिलते हैं, राहुल गांधी कुली से मिलते हैं। राहुल गांधी किसी को ना मिले तो ठीक है, राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। क्या किसी रैली में जाने के बाद, किसी जिले में जाने के बाद उन्होंने सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस या होटल में बोला कि मुझे जरा कार्यकर्ताओं को बुलाना है? बुला भाई, जरा ये ब्लॉक प्रेसिडेंट को बुला, इस जिले में जितने कितने ब्लॉक्स है, कितने तहसील अध्यक्ष को बुलाओ जरा, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अरे ये कागजी फर्जी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जब जनरल सेक्रेटरी बदले, तो नए जनरल सेक्रेटरी ने पूछा तो उनको पूरी लिस्ट दी गई कि पूरे प्रदेश में ब्लॉक लेवल पे लोग हैं। वो कागज लेके टूर पे निकले, किसी जिले में जाके बोलते थे जरा ब्लॉक वालों को बुलाओ, तो पता पड़ा कि ब्लॉक वाला है ही नहीं, जिसको खड़ा किया उसको मालूम ही नहीं वो ब्लॉक अध्यक्ष है। फिर उन्होंने वहां अपॉइंट किए, बोले अच्छा आपने अपॉइंट किया था, वो नहीं आ रहा है ना, चलो ठीक है अपन दूसरा अपॉइंट करते। क्या करे? संदीप सिंह का पाप जो है वहां किया हुआ, उसको कितना साबुन और सर्फ लगा के धोए। इनके गुनाहों के धब्बे भी तो बहुत गहरे हैं। हरियाणा हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहा है। हरियाणा की जनता ने कभी कोताही नहीं की कांग्रेस को साथ देने। कांग्रेस ने हमेशा हरियाणा के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, और वो एक्सपेरिमेंट इन नेताओं के स्वार्थ के चलते चला है। मैं लेकिन हुड्डा जी को एक प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं हुड्डा जी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। हुड्डा जी की जवाबदेही बनेगी 70 सीटें लेके ही तो, लेकिन हुड्डा जी को उन 17 सीटों की भी जवाबदेही देनी होगी, नाम लेना होगा कि साहब इसके कहने पे टिकट दिया, आप एक्शन ले लो, पूछो उसको। मशीनों में के साथ क्या, मशीनों के साथ क्या करके नहीं चलेगा। नहीं मतलब नहीं इतना 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 मतलब मुझे आज जब किसी ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट वो धूल खाते पड़ी हुई है, अगले 2029 के चुनाव में फिर होगा कि चुनाव क्यों हारे। आप जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद क्या होता है? मैं अभी महाराष्ट्र में हर जिले में एक प्रभारी नियुक्त किया है कांग्रेस ने, सीनियर लोगों को, कोई पुरानी सरकार में मंत्री थे, एमएलए थे, कोई सांसद थे। वो जाके क्या करेंगे? क्योंकि उनको बोला गया है कि सर्वे हो रहा है, सर्वे में नाम आने चाहिए, वो सर्वे में जो नाम आएंगे उन्हीं के ऊपर इनको विचार करना होगा। तो सर्वे कौन कर रहा था हरियाणा में, जरा पूछो, उस सर्वे वालों को जरा हाथ में ले लो कि सर्वे में भी पैसा चलने लगा है, तुम्हारा नाम डलवाता हूं, बताओ कितना दोगे। तभी तो ये हाल हुआ। नहीं, बहुत सारे नाम है जिनको 5,000 वोट मिला, इनको कौन सर्वे में इनका नाम डाला था? सवाल डाला बहुत, था एक सवाल और है बहुत महत्वपूर्ण। मीटिंग है, बुला ली, इमरजेंसी मीटिंग आई है, हुड्डा को बुला लिया, सब, उदय भान को बुला लिया, सबको बुला लिया। ये अलग अलग मीटिंग क्यों? शैलजा को ही बुलाया जाएगा जब हुड्डा नहीं होंगे। ये अलग मैंने अलग क्या, मीटिंग क्यों? इतनी मीटिंग के मनसा पर सामने बिठाओ, आमने सामने बिठाओ, मुझे दोनों मुझे को याद लगाओ। है, मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा देने के पहले जो सीडब्ल्यूसी के सामने प्रेजेंट हुए, तो जब राहुल सीडब्ल्यूसी जा रहे थे तो उनके हाथ में एक मोटी हरे रंग की फाइल थी। वो फाइल तमाम कांग्रेस के उम्मीदवारों का बायोडेटा था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था किसने रिकमेंड किया उसको। राहुल गांधी ने जाके सीडब्ल्यूसी में कहा कि अध्यक्ष होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है हार की, लेकिन क्या आप बताएंगे आपने ये तथाकथित जीता हुआ उम्मीदवार क्यों पार्टी के माथे मारे? सीडब्ल्यूसी शांत थी, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। राहुल गांधी कांग्रेस के राजनीति के लिए बने नहीं, उनको लगा कि मैंने इस्तीफा दिया तो बहुत सारे लोग इस्तीफा दे देंगे। ये इतने नालायक निकले, राहुल गांधी ने इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी की जगह कैसी मिलेगी इसके लिए रेस चलने लगी। राहुल गांधी ने जगह खाली की, अब मैं उस पर बैठता हूं। लेकिन किसी को शर्म नहीं आई कि राहुल जी ने इस्तीफा दिया तो हमको भी देना चाहिए, और उस टाइम पे राहुल जी ने इस्तीफा देने के बजाय सीडब्ल्यूसी खाली कर दी होती,
हाँ। और जिन जिन ने रिकमेंड किया उनको भगा दिया होता तो शायद 2024 में नतीजे और अच्छे आते, क्योंकि वही पापी फिर 2014 में आए। अरे एक खानसामा आपका बार बार खाना बिगाड़ रहा है, हर फंक्शन का खाना उसी को दोगे और फिर रोगे कि खाना ठीक नहीं बना, और बहुत गुस्सा हो जाओगे तो कहोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। इससे खानसामा को कोई फर्क ही नहीं है। फर्क ही नहीं है। हाँ। ये कुल मिला के ये इनको ये तय करना होगा कि ये कुल मिला के बात किसी करते हैं। आज जवाबदेही तय होने के बाद एक्शन क्या लेते हैं, समय एक्शन का है। पूरा देश एक्शन क्या लेता है इस पे डिपेंड देख रहा है। सारे कांग्रेसी नेता इस पे देख रहे हैं। एक एक कांग्रेस का वर्कर जो हरियाणा में, राहुल जी ने कहा कि हमारे वर्कर ने बहुत जी तोड़ मेहनत की, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनके जी तोड़ मेहनत का, उनके खून पसीने की कीमत अदा करने का समय आ गया है। जनता ने तो अदा की आपको 11% वोट ज्यादा देके, बीजेपी के बराबर वोट शेयर लाके आपको सीटें भी दी। जो 17 सीटें आपने खोई है, उन 17 सीटों की जवाबदेही तय हो। उस सीटें, मैं नहीं कहता कि 90 की 90 सीटें कांग्रेस जीत रही थी, कुछ सीटें तो कांग्रेस हार भी रही थी, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल हार होती है। लेकिन वो 17 सीटें जहां दावेदार दमदार कैंडिडेट थे, जो सारे के सारे 2 नंबर पे आ गए हैं, 1 नंबर बीजेपी, 2 नंबर वो, और सीट खाली जिसको सीट दी वो चौथे 5वें नंबर पे। कांग्रेस का उम्मीदवार 2000 से हारा, और जो रेबल आदमी था, जो विद्रोही था, वो 28,000 वोट लेके गया। बहुत सारी सीटें आप अभी मेरे इमेजिन पास। करिए, आप इमेजिन करिए 28,000 के वोट कांग्रेस के साथ जुड़ते तो कितना बड़ा होता। इन 17 जगह पे लोग खड़े किए गए हैं, ये लोग खड़े हुए, जिनको टिकट मिलना था उनको टिकट नहीं दिया गया। ये क्या किया गया, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। और इसका नहीं तो क्या होगा, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नग्न सत्य तो सामने लाया, लेकिन सारे पापियों को माफ कर दिया। सारे पापी माफ। यही सवाल कल तो यहीं पर है आपको भाऊ। कल के मीटिंग में तो ये तय होगा, आज के मीटिंग में, ये हुड्डा जी की गलती है, बवरिया की गलती है, केशव वेणुगोपाल की गलती है, और देखिए अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मामला रफा दफा, फिर अगले चुनाव की तैयारी। महाराष्ट्र के लिए बवरिया को फिर भेजो इंचार्ज बना के, नहीं, अशोक गहलोत को भेजो। पॉइंट वाइज मैं कुछ नामों के साथ चर्चा कर मुझे एक लेता बात हूँ। बताओ, क्या हाँ। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, बघेल, इसके बगैर कांग्रेस में और नेता नहीं है क्या? नहीं, मैं इतनी उसी पे बैंकरप्सी आ गई है क्या कांग्रेस में? उसी पे मैं नाम के साथ, हम हरियाणा पे ही नाम, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये नाम हो सकता है खड़गे साहब तक पहुंच जाए। और अगर साहस हो तो सबसे पहले जिस नाम को आपने लिया था अशोक गहलोत, जो अशोक गहलोत पर्यवेक्षक थे। मतलब गजब का हाल है कि फ्रेंचाइजी स्टेट में एक फ्रेंचाइजी वाले को फ्रेंचाइजी की सुपरविजन एक फ्रेंचाइजी मालिक को दी गई थी। हरियाणा में सुपरविजन जो है, पर्यवेक्षक जो कांग्रेस के थे वो अशोक गहलोत थे। पर्यवेक्षक का काम क्या होता है? पर्यवेक्षक को निगाह रखनी होती है कि कहीं आपसी अंतरकलह तो नहीं चल रहा है, कहीं विवाद तो नहीं चल रहा है। पर्यवेक्षक वो था जो पूरे अपने राजनीतिक जीवन हरियाणा में पार्टी को अंतरकलह में झोंके रहा, जो कभी अंदरूनी विवादों को के ऊपर जाकर के पार्टी में खड़ा ही नहीं हुआ, जो हमेशा राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत वाले इजाद किए फॉर्मूले पर रहा कि अगर 101 चाहिए तो बस 98 पर रुक जानी चाहिए कांग्रेस, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। जो इस फॉर्मूले पर रहा वही हरियाणा में पर्यवेक्षक बना। अशोक गहलोत की जवाबदेही क्या है? अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जो टिकट बंटवारे पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हुड्डा ने जो अजय माकन दिल्ली में चुनाव लड़ने के बजाय लंदन भाग गया था। हाँ, जो भगोड़ा है, जो चुनाव लड़ने के डरता है, जो दिल्ली कांग्रेस को भगवान भरोसे छोड़ गया, वो 90 सीटों वो पर अजय माकन वहां पे स्क्रीनिंग कमेटी। वाह, वेरी गुड, मजा आ गया। चलो, तो अजय माकन
स्क्रीनिंग कमेटी के, हुड्डा ने दे दी लिस्ट, शैलजा ने दे दी लिस्ट, स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष इसका, या तो भाई सीधा कांग्रेस बता दे कि हमने ये सब स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह जो बनाते हैं हम, ये सब नौटंकी है, या तो बता दे। हाँ और अगर उसकी वाकई उसमें स्क्रीनिंग होती है तो फिर अजय माकन के रोल पर चर्चा होनी चाहिए, किसे आउट किया जाना चाहिए। अजय हमेशा माकन तो पूरा समय मैं बताता हूँ आशीष जी, अजय माकन को इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। हम्म, अजय माकन को हरियाणा में सरकार आए या डूबे उससे कोई लेना देना नहीं हम्म, था। अजय माकन की सबसे बड़ी चिंता थी कि उनके दामाद जो है हम्म, अशोक तंवर, वो हम्म, फूका हुआ कारतूस करके बीजेपी ने साइड को पटक दिया था, हम्म, उसको मेन स्ट्रीम कांग्रेस में लाकर, उस हम्म, फूके हुए कारतूस को कांग्रेस में लाकर कांग्रेस में अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करना। हम्म, एक फूका हुआ कारतूस दूसरे फूके हुए कारतूस को एस्टेब्लिश करने लगे। हम्म, ये जितने हम्म, युवा है, मतलब आज नरेंद्र मोदी को यह मानना पड़ेगा, हम्म, विचारधारा बात अलग है, हम्म, लेकिन वो सब लोगों को चुनाव लड़वाते हैं। लोकसभा में जाओ, राज्यसभा में कोई नहीं आएगा, चलो अपना हम्म, वजूद दिखाओ, लोकसभा लड़ो, विधानसभा लड़ो, बताओ क्या हम्म, औकात है तुम्हारी। अजय माकन, सुरजेवाला, ये लोग राज्यसभा में आने वाले हैं। हम्म, इनका क्या ऐसा सोर्स है भाई, पार्टी को क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, क्या? क्या कंट्रीब्यूशन है इनका? अरे उस आदमी को लाओ कि जो आदमी चुनाव लड़ने लायक नहीं, वही हम्म, अवरुद्ध है, हम्म, लेकिन कुछ उसका इतना एसेट है कि वो अपने प्रदेश में जाता है तो लोग भगवान मानते हैं हाँ, उसको। ले आइए आप थिंकर हो, राज्यसभा में उसको। थिंकर हो। बताओ, तुम्हारे तुम्हारे यहाँ का एक छिछोरा शायर है, ट्रक के पीछे की शायरी लिखता है, हम्म, उसको महाराष्ट्र से राज्यसभा दिए, बताओ। हम्म, हम्म, और महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी खाली बैठे हैं, हम्म, उनको राज्यसभा नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये आपस में एक रैकेट बनाया है। हम्म, किसी भी प्रदेश में कोई चुनाव होता है, यही लोग, कोई स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं तो कोई ऑब्जर्वर जाता है। हाँ, अब यहाँ हाँ, का हाँ, ऑब्जर्वर वहां स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा, वो ऑब्जर्वर जाएगा। गिन चुन के ये 10-15 लोग हैं, यही मेरी गो राउंड ऐसे घूमते रहते हैं, यही पूरा शोषण करते हैं कांग्रेस का, और राहुल गांधी को छोड़ देते हैं कि जा भाई तू जूते पहन और निकल ले रास्ते पर, रोड बना। हम इसी इसी चैम्बर में बैठ के बाइट देंगे कि राहुल जी हमारे नेता है, राहुल जी इतना कर रहे हैं, राहुल जी लोगों से कनेक्ट होते हैं, राहुल जी देश को नई दिशा देने जा रहे हैं, राहुल जी देश को जोड़ रहे हैं। विपक्ष देश को बांट रहा है, बीजेपी देश को बांटती है, हम जोड़ते हैं, हम करते हैं। अरे आप क्या करते हो? आप कांग्रेस को बांटते हो, हम्म, सारे धन पशु इकट्ठा करते हो, सुंदर से चौखटे इकट्ठा करते हो। ये होगी कांग्रेस। कांग्रेस अकबर रोड से चलेगी या इस देश के गलियों से चलेगी, ये राहुल गांधी को तय करना होगा। और ये नॉन परफॉर्मर जितने भी एसेट है, एनपीए जो बैठे हैं, हम्म, इनकी नीलामी का टाइम आ गया है। और यदि नीलाम नहीं होते तो स्क्रैप कर दो इनको, क्योंकि इनकी बोली लगाने वाला कोई नहीं आएगा। ये नीलाम नहीं होंगे, इनको कोई नहीं लेगा, ये स्क्रैप है, स्क्रैप है, स्क्रैप है, स्क्रैप स्क्रैप है है, ये। स्क्रैप है। इसको और स्क्रैप इसको स्क्रैप में देके जितना भी अटाला पड़ा हुआ है आईसीसी में, ये साफ करने हम्म, का समय आ गया है। हम्म, पार्टी प्रेसिडेंट मैं और राहुल जी अभी दोनों एक दूसरे का इंतजार न करें। हम्म, राहुल जी को लगता है कि केसी वेणुगोपाल को पार्टी प्रेसिडेंट निकालेंगे, पार्टी प्रेसिडेंट लगता है कि राहुल जी का आदमी है, मैं काय को निकालू, राहुल जी बोलेंगे। यही हम्म, चलते रहा तो कुछ नहीं होगा। हम्म, इसलिए दोनों ने मिलकर कॉल लेनी होगी। एक दूसरे का ईगो हैंडल करने में पार्टी खत्म हो जाएगी। फिर मैं नहीं कहता इन्हें हूं, तो ये कोई कांग्रेस हारी तो कोई हम विधवा विलाप नहीं कर रहे। हम्म, इस देश में विपक्ष चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र के दोनों पहिए ठीक चलेंगे, रथ ठीक चलेगा। एक पहिया छोटा, एक पहिया बड़ा हो जाएगा तो फिर ये सर्कस वाला रथ हो जाएगा। और फिर यदि एक के नहीं हाथ में सर्कस वाला रथ आ गया तो फिर वो तानाशाह बनता है। डर इस नहीं, देश के मजबूत, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और बहुत ये लोग, मजबूत। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो लोग जानते नहीं, 30 साल से जर्नलिज्म में है, दिल्ली में हम्म, पत्रकारिता कर रहे हैं। हम्म, जब यूपीए सरकार थी तो उनके खिलाफ बीजेपी के साथ कंधा का कंधा लगा के हम ही लड़े थे।
लेकिन अब दुर्भाग्य है कि ना प्रमोद महाजन है, ना सुषमा स्वराज है। हम्म। तब भी जेटली पार्टी के अंदर लोगों को हरा रहे थे। हम्म। गडकरी जी के ऊपर रेड करवाने वाले कौन थे, ये बीजेपी वाले जानते अच्छी तरह से। जो आज कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों पे हम बोल रहे हैं, उस टाइम हम बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों पे भी हमने बात करी। सवाल ये है कि इस देश को क्या चाहिए। इस देश को एक स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए, और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष और पक्ष का होना साथ जरूरी है। और विपक्ष भाव इसीलिए विपक्ष विपक्ष को, मजबूत। इसीलिए विपक्ष जहां कमजोर है, हमने तो हमेशा कहा पत्रकारिता ये विपक्ष के साथी होता है। हाँ। जब उद्धव ठाकरे की सरकार वहां नहीं थी, वहां थी, और बीजेपी वहां विपक्ष में थी, तो हम दिन में 10 जगह हम एग्जाम्पल देते थे कि विपक्ष कैसा होना चाहिए। ये अखिलेश यादव को सीखना चाहिए देवेंद्र फडणवीस से, हम्म। कि उद्धव ठाकरे को इतना परेशान करके रखते थे विपक्ष कि रोज शाम को उनको बताना पड़ता था कि हमारी सरकार बनी हुई है। ये विपक्ष होता है जो सरकार को अपने औकात में रखे। इसीलिए अच्छे विपक्ष की जरूरत है। यदि विपक्ष में सत्ता पक्ष के एजेंट बैठे हो, तो फिर सत्ता पक्ष सांड बन जाता है खुला। क्या विपक्ष देगा कल बीजेपी, क्या विपक्ष देगी, मतलब कांग्रेस क्या विपक्ष देगा हरियाणा में कल? क्या विधानसभा में तेरी भी चुप मेरी भी चुप हो जाएगा? मैं यही मैं कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष, आपने कहा कि मजबूत मजबूत विपक्ष सिर्फ संख्या बल से नहीं हो सकता है। संख्या बल तो आज है, लेकिन उस संख्या बल में भी, संख्या होते हुए भी सोच क्या है, संख्या और सोच में फर्क है। विपक्ष देखिए, अगर पूरे आज की तारीख में पूरे आप हिंदुस्तान में सभी राज्यों में विपक्ष देख लीजिए, आप बंगाल के विपक्ष जैसा कोई विपक्ष ढूंढिए। विपक्ष नहीं। बंगाल में भाजपा विपक्ष है। मैं हम तुलना करते हैं कई बार एग्जैक्टली। कि बेटियों का हर जगह पे सम्मान होना चाहिए, कहीं पर भी बेटियों की इज्जत नहीं लूटनी चाहिए, लेकिन बेटियों की इज्जत के लिए चाहे उसके पीछे हम भले कह दें कि पॉलिटिकल मंशा है, लेकिन वहां पर भाजपा के लोग लड़ते तो हैं, वो सड़कों पर उतरते तो हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा में विपक्ष कैसा होना चाहिए, ये भाजपा बंगाल में दिखा रही है। दिखा रही है। विपक्ष उत्तर कैसा प्रदेश होना में चाहिए। हाँ, ये अखिलेश की लोकसभा चुनाव के बाद क्या जो एग्रेशन है वो दिखता है। नहीं, तेजस्वी अभी भी बता रहा है बाबू, विपक्ष क्या है। अभी भी बाकी राज्यों में आप ये कल्पना करो, बस कल्पना एक करते हैं कि रामलीला में एक दलित कुर्सी पर बैठा, आज ही आपने किया डायरेक्टेड, हम्म। रामलीला में एक दलित कुर्सी पर बैठता है और उसको जाति विशेष के दो पुलिसकर्मी पीटते हैं, गाली देते हैं, उसको जान अपनी देनी पड़ जाती है। अगर ये बंगाल में हुआ होता तो आज सोच लीजिए, ये भाजपा के लोग बंगाल बंद हो चुका होता। पूरे देश में बंगाल दलित आंदोलन खड़ा पूरे करते थे। देश पे दलित हम्म। दलित विरोधी उत्पीड़न की बातें निकलती। हाँ। बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन ये खबर आपने डायरेक्ट हिट किया है, ये खबर ही कहीं नहीं है, और कहीं खबर खबर नहीं है नहीं कहीं। पकड़ने। तो ये फर्क है। ये संख्या बल के अलावा संख्या में तो विपक्ष अब दिखने लगा है, लेकिन ये विपक्ष, ये ऐसा विपक्ष है जो जन आकांक्षाओं को कुचल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की हार बहुत बड़ी नहीं कि कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हार गई, कांग्रेस जाने, लेकिन हरियाणा की जन आकांक्षाओं को कांग्रेस ने कुचल दिया। मैंने 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 यही कहा। आपसी लड़ाई। मैं वो ट्रोल सेना को यही जवाब देना चाहता हूं। हम्म। वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस हारी तो ये क्यों इतने दुखी हो गए। दुखी नहीं हो हम्म। गए, हम्म। हम दुखी इसलिए हो गए कि आपके उम्मीदवारों को गांव वालों ने जूते मार के भगाया। हाँ। हम इसलिए दुखी हो गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके रैली में लाखों लोग आते थे, वहां 10,000 की भीड़ नहीं आती थी। हम्म। ये उन लोगों की मनीषा थी। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि 11 मंत्री हारने के बाद भी आपको लगता है कि आपने जीत हासिल की, तो इससे ज्यादा बेशरम और निर्लज्जता का उदाहरण नहीं हो सकता। बिल्कुल। जितना आत्मचिंतन करने की जरूरत कांग्रेस को है, इतना बीजेपी को भी है, कि हमने 5 साल तक हमने कैसे मुख्यमंत्रियों का भरना किया है जिसको लोगों ने भगा दिया। तो कहीं ना कहीं जनता की आकांक्षा और सत्ता का सोच, इसके बीच में गैप तो बीजेपी में भी है। नंबर आपके साथ है क्योंकि कांग्रेस ने बहुत गलतियां की। इसलिए आप ये मत सोचो कि कांग्रेस को जनता ने आपको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है।
लेकिन छोटी सी जीत को बड़ा करना है बीजेपी की आदत है। वो सब दूर हारने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में भी चुनाव जीत गए तो उसका भी जश्न मनाते हैं। और खैर, कांग्रेस वाले इंतजार करते हैं कि बीजेपी कब गलती करे ताकि हम जीत जाए। सब बीजेपी की गलती पे भी नहीं जीत पाते हालांकि ये। और जो आपने कहा कि मंथन मंथन ये नहीं करते हैं, जीत को आगे जनादेश जन आकांक्षाओं को और मजबूती से कुचलने के लिए जीत में से नए रास्ते तलाशते हैं। जो चर्चा है कि एक दलित डिप्टी सीएम और दलित डिप्टी सीएम दिया तो उससे दलितों का भला कितना होगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर कांग्रेस की एक चूक से जन आकांक्षाओं का कितने लंबे वक्त से दमन हो जाएगा, कितने लंबे वक्त तक जन आकांक्षाएं दबा के रखी जाएंगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इस पाप की भागी है कांग्रेस। और आखिर में 1 घंटे का शो तो भाव ने कहा है वो करेंगे। मैं बताऊं, आज दोनों को बिठाना चाहिए था मीटिंग में। वजह क्या है कि एक तरफ मेरे पास हिसार की खबर है, मैं आप कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स से मैंने इंफॉर्मेशन भाव कल से लेना शुरू किया कि अब तो बताओ। तो कहा हिसार में थे, हिसार में एक सीधा मैसेज था ओबीसी के बीच में, ओबीसी दलितों से ज्यादा ओबीसी के बीच में, कि शैलजा जी को गाली दिया है, इसे हुड्डा को तो सबक सिखाना है, हुड्डा को सबक सिखाना है, शैलजा को गाली दिया है। और ओबीसी और दलित जो कॉम्बिनेशन बनना था वो मतलब छिटका आखिर में नहीं वो कांग्रेस तो और ऐसे कई, मजबूत। देखिए अभी जब 1 घंटे का शो करेंगे तो हम एक एक सीट पे करेंगे, आप चिंता ना करो। हिसार भी और उसमें आएंगे। ऐसे ही और हुड्डा पे भी आरोप है, हुड्डा पे गंभीर आरोप है। हुड्डा बहुत जिस आरोप है। प्रत्याशी ने रैली करवाई उसी का नाम नहीं लिया रैली में, जिसने रैली करवाई उसका नाम, क्योंकि वो शैलजा कैंप का था मैंने तो उसका मैंने नाम क्या ले कहा, लिया। एक एक सीट पे करेंगे आशीष, एक एक सीट पे करेंगे। एक एक सीट पे लाएंगे हम। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते हैं कि ये मीटिंग कोई सार्वजनिक मीटिंग होती है या सिर्फ एक सियासी ड्रामा, सियासी नौटंकी साबित होती है, जैसा कि कांग्रेस में परंपरा है। परंपराओं को तोड़ते हैं या मजबूती से उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं खड़गे साहब। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, महाराष्ट्र में आप हैं, व्यस्तता में भी वक्त निकालते हैं। नमस्कार।